नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका एहसास उन सबको है जो सत्ता में है। वहीं विपक्ष को लगता है कि इस उथल पुथल से उसे भी फायदा हो सकता है। वहीं राज्य में चुनाव की भी अटकलें तेज हो गई हैं। अजीत पवार के महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एनसीपी के चीफ शरद पवार ने पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर रविवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई यानी अजीत पवार एनसीपी से अलग होने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। शरद पवार ने कहा कि अगर हमें इस पर कोई स्टैंड लेना है तो हम इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे। इस मामले पर कुछ भी बोलना सही नहीं है। क्यों इस बारे में पार्टी में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इससे पहले रविवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है और कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो। वहीं देश सबसे विकसित राज्यों में शुमार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कब कौन मित्र हो जाए और कब अनंत काल के लिए शत्रु, ये कोई नहीं जानता। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि राज्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और उनकी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। 23 अप्रैल को जलगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने ये टिप्पणी की। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भविष्यवाणी की थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मौजूदा महाराष्ट्र सरकार अगले 15-20 दिनों के भीतर गिर जाएगी। ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, आज भी हम तैयार हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी नेताओं ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने और राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के बाद पिछले साल ठाकरे को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में शिवसेना का आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष तीर और पार्टी का नाम शिंदे गुट को दे दिया था और उसके बाद ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह वापस करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीएम शिंदे और अन्य बागी नेताओं का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी और समर्थक ये सुनिश्चित करेंगे कि गद्दारों का राजनीतिक रूप से अंत हो। उन्होंने ये भी कहा कि देशद्रोह के कारण बने राज्य पर लगे कलंक को साफ कर दिया है। महाराष्ट्र बहादुरों की भूमि है, गद्दारों की नहीं। इसलिए ये आज जो सरकार चल रही है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार ज्यादा दिन चले। जितने दिन ये सरकार सत्ता पे रहेगी बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ये सरकार से हो रहा है। सीएम बदलेंगे या सत्ता जाएगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम बदलना यानी सरकार बदलना ही होता है। जब सीएम बदलते हैं तो समझ लो सरकार बदल जाती है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? आज देश विकून देत नरेंद्र मोदीचं सरकार चालवत आहे। देश बर्बाद केला जातोय, देशातला शेतकरी उद्ध्वस्त केला जातोय, देशातला तरुण पिढीला उद्ध्वस्त केलं जात आहे। महागाई आणि गरिबीमुळे लोक एकीकडे परेशान आहेत आणि अशा या परिस्थितीमध्ये काँग्रेसची भूमिका एक स्पष्ट आहे आणि काँग्रेस त्याच भूमिकेत चालेल। जे आमच्या सोबत राहतील त्यांना घेऊन ही लोकशाही वाचवण्याची लढाई आम्ही लढू। बरं, पवारांच्या बोलण्यात कुठेतरी ते टप्प्याटप्प्याने भाजपच्या जवळ जाते असं दिसत आहे। मला कोणाच्या मनात काय हा प्रश्न आमचा नाही आहे। आम्ही काँग्रेसने ज्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, काँग्रेसने 60 वर्ष त्या देशाला महासत्ता केलं। या देशाच्या लोकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या आधारावर मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम काँग्रेसने केलं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी रविवार 23 अप्रैल को अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एनसीपी प्रमुख की ये टिप्पणी उनके भतीजे अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच आई है। पवार से सवाल पूछा गया था कि खबरें हैं कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया तो अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर बीजेपी की सरकार
सरकार बनवा देंगे। एनसीपी में उथल पुथल की चर्चा के बीच पार्टी नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक है, हालांकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एनसीपी ने भी स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट रिलीज की है। पहली लिस्ट में 9 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन एक बात है जो सबका ध्यान खींच रही है। दरअसल सूची से अजीत पवार का नाम गायब है। हालांकि 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एनसीपी चीफ सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। बीते दिनों राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि अजीत पवार एनसीपी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे। हालांकि अजीत ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा में जाने की बातों से साफ साफ इनकार कर दिया था। अजीत पवार के महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर रविवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई एनसीपी से अलग होने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। शरद ने कहा कि अगर हमें इस पर कोई स्टैंड लेना है तो हम इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे। इस मामले पर कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि इस बारे में पार्टी में कोई भी चर्चा नहीं की गई। इससे पहले रविवार 23 अप्रैल को राकपा नेता सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के बयान का समर्थन किया था। वो राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हैं और कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। उधर एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिंदे के गढ़ थाने में एक ट्रेंड उभर आया है। 30 जून 2022 को उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर थाने पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के विश्लेषण से पता चलता है कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर पिछले 10 महीने में एक रैपर के खिलाफ थी। इन 26 प्राथमिकी में से 21 सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियां या बैनर के माध्यम से विपक्ष द्वारा शिंदे को निशाना बनाने के संबंध में दर्ज की गई हैं। यानी विरोधियों पर तमाम तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, इसका इंतजार पूरे राष्ट्र को है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो महाराष्ट्र की महाभारत में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे खास मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुखलेश शेख, नेता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कृष्ण, नेता शिवसेना। उद्धव गुट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही गुलाब चंद्र दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत विजय कृष्णा जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा दावा जो किया गया है वो आपकी तरफ से किया गया है, चाहे वो संजय राउत की भविष्यवाणी हो या फिर उद्धव ठाकरे की भविष्यवाणी हो, उनका कहना हो। जो दावा किया जा रहा है उसका आधार क्या माना जाए कि 15-20 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी, बीजेपी को इस सरकार से काफी नुकसान हो रहा है। किस आधार पर इतना बड़ा दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है, ये समझना चाहेंगे। सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आधार पर संजय राउत जी ने कहा है, वो यहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पास भी आधार नहीं है, लेकिन जरूर एक आधार है। क्या ये आधार है? हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की यही विषय पर चर्चा की है। आप देखिए, जब एक विफल सरकार चल रही है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चल रही है, जब महाराष्ट्र में हर दिन एक्सीडेंट होता जा रहा है और गर्मी बढ़ता जा रहा है, लोग मरता जा रहा है, हाई राइज ऑफ इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट विषय है, लेकिन जब भी एक ऐसा महाराष्ट्र है जिससे हमको 30% मिलती है, ये बीजेपी सरकार के कैसे अपोजिशन पार्टीज को हम तक पास लाकर सत्ता चलाने चाहते हैं। आगे सीपी पर है, ये सारे रूल्स ऐसा चलता आ रही है। अपने की जो अनकाउंटेबल सरकार है जरूर गिरेगी, हो सकता है जो संजय राउत रहा है। विजय कृष्णा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। विजय खेरा जी, लगातार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से और उद्धव ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से ये कहा गया है कि ये सरकार 15-20 दिन में ही गिर जाएगी और 15-20 दिन के बाद इनका डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। हस्ताक्षर होना बाकी है, क्योंकि शिंदे गुट के साथ रहने पर आपकी सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। मुंह भंग किसकी तरफ से हुआ है, शिंदे की तरफ से या आपकी तरफ से? ना तो हमको कोई नुकसान हुआ है, तो उसका आकलन ये क्या करेंगे।
और इनकी कौन मानता है। हम लोग बिल्कुल एक साथ हैं। शिंदे को नेता बना के हमने मुख्यमंत्री चुना है और उसमें हमारे उनके बीच में तो कभी कोई विवाद आया ही नहीं। लेकिन जहाँ तक इनके कहने का सवाल है तो नई बात नहीं है। राउत तो शुरू से मुंगेरी सपने देखते रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे, 20 बार सपने देख चुके और 30 बार कुछ बोलते रहते हैं। उनको कोई गंभीरता से लेते ही नहीं है आज के राउत को, तो जितने उन्होंने किया। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सर अभी तक आदेश आया नहीं है, फैसला आया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और आपकी सरकार जाएगी। एक के बाद एक देखिए ना, हमने कहा ना, इस तरह ये पहले कई बार इस तरह की बातें बोल चुके हैं कि अगर कुछ भी हो जाएगा शिवसेना हमारी, हम जीतेंगे, ये अभी देखो कल सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा, ये परसों गिर जाएगी। नई चीज नहीं है। इसी वजह से अपनी दुकान चलाए रखने के लिए, उद्धव ठाकरे की नजर में बने रहने के लिए ये रावत जी पट्टी पढ़ाती है। इसी कारण आपने देखिए, आप उद्धव ठाकरे क्या बोल गए, क्या बोल गए, पाकिस्तान के बच्चे से पूछो असली शिवसेना कौन है। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का बच्चा बोलेगा असली तुम ही हो, क्योंकि तुम मुसलमानों को फेवर कर रहे हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो, तो पाकिस्तान तो तुम्हारे साथ जाएगा, क्या तुम्हें को बताएगा। लेकिन सवाल कोर्ट और कमीशन का है, सवाल जनता का है, सवाल आपके साथ जो MLA MP थे वो उनका है कि वो किसको असली शिवसेना मान रहे हैं। पाकिस्तान की बात करने लगे वो, फिर कह रहे थे अभी महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, तो कोई शक की बात नहीं है ही। शिवाजी जैसे बहादुर पैदा हुआ हो, जहाँ विश्व फेमस वर्ल्ड के रिकॉर्ड आधे हिंदुस्तान का 300 हिंदुस्तान पर राज किया, जिसने तो है वीरों की भूमि। तो यानी विजय खेरा जी, गद्दारों की नहीं है। गद्दार कौन है आप बताइए। अपने पिताजी के साथ किसने गद्दारी की? जो शिवसेना का मिनिस्टर फसलो था उससे कौन भागा? अपने पिताजी के ठाकरे बाल साहब ठाकरे के खिलाफ कौन गया? उनके रास्ते से कौन हटा? गद्दार कौन हुआ? आप दूसरे को कह रहे हैं, आप अपना देखिए। आप इसीलिए तो जनता आपको बाहर कर रही है, इसीलिए आपके विधायक भाग गए, जीतेंगे नहीं, MLA भाग गए, MP भाग गए, जीतेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे के तो नेतृत्व में जीत नहीं सकते। ये मेन कारण तो ये है, तो इनको वो खुजली हो रही है जी। बिल्कुल विजय खेरा जी। गुलाब चंद जी, बार बार सरकार गिरने की बात का दावा किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपके साथ सरकार में आने पर बीजेपी को बहुत नुकसान है, लेकिन अगर सरकार जाती है तो आपकी तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा? सत्ता गिरने का इंतजार करना चाहिए, फिर वो बातें आती हैं, फिर आपके बातों का जवाब देना उन समय में उचित होगा। ऐसे हालात में रही बात संजय जी की, तो संजय जी तो उस वक्त जिस वक्त इनकी सरकार की थी उस वक्त बहुत भविष्यवाणी किया करते थे वो कि गुजरात से इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, फिर आसाम से यहाँ उतरने के बाद इस रास्ते से कैसे जाएंगे, तमाम बातें। फिर उन्होंने अभी भी रात को तारा उन्हें दिख रहा है, 15 दिन हमारी सरकार गिर जाएगी, 15 दिन के बाद फिर हम आपके चैनल पे आकर के फिर हम उचित जवाब देंगे। रही बात अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता आदरणीय विजय खेरा साहब कह रहे थे कि वफादारी और गद्दारी, उनके पास किसी मंचों पे आज बड़ी बड़ी सभा लेने के बाद गद्दार शब्द करने के अलावा कोई उनके पास विषय नहीं है, कोई विषय नहीं बचता। तो ये है कि ये हुंकार है, उनको खुद मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आपने चिंतन करने की आवश्यकता है कि श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी कि उनके विचार क्या थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई बार आपके चैनल के माध्यम से देश ही नहीं पूरा विश्व देखा कि जिस दिन मुझे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के विचारों पे चलकर अपनी दुकान चलानी होगी तो उस दिन हम बंद कर देंगे। इसलिए तो उन्होंने देश हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे कहा, और उन्हीं आदर्शों पे चलकर हम सिंधे साहब के नेतृत्व में संपूर्ण देश में शिवसेना इस समय फलीभूत हुई है और खिलते हुए कमल के साथ आज हमारा इसलिए मेल खा रहा है कि विगत उन्हीं के द्वारा ये रोपा हुआ जो छोटा सा वृक्ष था वट वृक्ष बना। आदरणीय श्री प्रमोद महाजन जी माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के उन कालखंडों में जिस ढंग से ये हिंदुत्व का ये ज्वाला जला या इस ज्वलंत विचारों को लेकर चलने का असंख्य शिवसैनिक या यूं कह लीजिए हिंद महासागर से उछलों को हिमालय चलने का संकल्प, इस संकल्प को लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ओंकार भर चुके हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ महाभारत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, शिवसेना
का कहना है कि बीजेपी और शिंदे के साथ जो सरकार बनी हुई है वो 15-20 दिन में गिर जाएगी, तो वहीं ये भी आसार जताए जा रहे हैं, ये भी बातें लगातार की जा रही हैं कि एनसीपी इसमें अलग ही अपना रोल निभा सकती है। मुखलेश जी, एनसीपी को लेकर भी लगातार ये अब खटास नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अब एनसीपी उसी राह पर चलती नजर आ रही है जिस हिसाब से शिंदे गुट ने जो कदम उठाया था। अब क्या अजीत पवार भी ऐसा ही कुछ करके क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जब उनसे कहा गया और पूछा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए जो अपनी इच्छा थी उसे जाहिर किया है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से हवा बेवजह मेरे खिलाफ है। अजीत दादा पवार ऐसा चीज है, उनके बारे में जब तक चर्चा नहीं करेंगे तो राजनीति दूसरे लोगों को कैसे किया जाएगा। जैसे अभी शिंदे ग्रुप के लोग बहुत परेशान है। एक तो पवार सबको जाके मुलाकात किए, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हमारे को उनकी विचारधारा जो पसंद नहीं है। मैं 9 महीने की पार्टी है वो, 9 महीने की पार्टी के अंदर आप अजीत दादा पवार का विचारधारा पे आप फैसला करने वाले बने क्या? जो बीजेपी के लोग है वो खामोश बैठे हैं, हम खामोश है। ना कोई ऐसी बातें हुई हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना कोई पार्टी के ऑफिस से कोई गाइडलाइंस वगैरह हम लोग को कार्यकर्ता को मिला है। पवार साहब ने ये कहा है जो भी फैसला होगा सही वक्त पे होगा और हमें अलग लड़ना है, साथ लड़ना है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो इसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे। और पवार साहब ने ये भी कहा है कि भाई जो भी फैसला होगा वो फैसले को अजीत दादा पवार साहब भी मानेंगे और सारा कार्यकर्ता, सारे एमएलए भी मानेंगे। ठीक है। तो ये चर्चा नहीं, ये जो चर्चा है, इस तरह की बातें को चर्चा करने का कारण ये है कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी, आज हम साथ में नाना पटोले जी है, उद्धव साहब ठाकरे है और हमारे शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी है, हमारी पार्टी है जिसका मैं एक सिपाही हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह की लोगों को डाइवर्ट करने का काम जो है ये सारे चल रहा है। ठीक है मुकेश जी, आपकी पार्टी है, शरद पवार जाना है मैम, तो बीजेपी के साथ अगर जाना है तो सारी दुनिया देखेगा। कोई हमारी पार्टी अलग है, हम तो कांग्रेस से एनओसी नहीं लेंगे, सेना से उद्धव साहब ठाकरे से एनओसी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी बातें है ही नहीं। उसको बेवजह टूल दिया जा रहा है, हर जगह चर्चा किया। अजीत दादा पवार को सपना देखना मना है क्या? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर बम्बई के पोस्ट में काम कर रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी के रूप में, निरीक्षक के रूप में, तो मेरी भी इच्छा है मैं अध्यक्ष बनूं मुंबई का। तो हर किसी को एक आस है कि मैं कुछ न कुछ बनूं, सीएम का आस किसको नहीं है, सभी को है। तो इसमें चर्चा जो है बेबुनियाद है। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार के बीच की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर नजर आ रहा है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार की लिस्ट में नहीं है, ये लड़ाई कराने वाले शिंदे ग्रुप के कुछ लोगों ने सुपारी देकर रखा है ताकि भाजपा वाले को ब्लैकमेल करे, महाराष्ट्र के देवेंद्र जी के ग्रुप को ब्लैकमेल करे। उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो लोग आपस 10 आमदार आए थे, बच्चू कोड़ी से लेकर नवनीत राणा से लेकर रोज हीरो बन रहे हैं, कर्नाटक की चुनाव प्रचार की लिस्ट से अजीत पवार जी का नाम क्यों हटाया गया? करने वाले शिंदे ग्रुप के लोग कर रहे हैं। आपस आमदार जो लोग हैं उनको मिनिस्टर ही नहीं बनाया। कर्नाटक के चुनाव प्रचार की लिस्ट जारी हुई है, उसमें अजीत पवार का नाम क्यों नहीं रखा गया? क्यों हटा दिया? जरूरी नहीं है कि अजीत पवार साहब कर्नाटक में जावे या फिर और कहीं जावे, और भी पार्टी का काम है, और भी जगह का देख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, जहाँ जिसको भेजना है, जहाँ पर जिसको बात करना है वहाँ भेजा जाता है। अजीत पवार को कहाँ भेजना, क्या करना है? अजीत पवार सेकंड लीडर है महाराष्ट्र के अंदर, उनको तो पवार साहब कहाँ रखना है? सुप्रिया ही हमारे लीडर है, ऑल इंडिया के एक सांसद है हमारी, 6 MP हमारे जो उसके इंचार्ज है, उनके सब चीज को देखते हैं बारीकी नजर से। ऐसा कुछ नहीं है। अजीत पवार को भी जिम्मेदारी दिया गया किसानों के हित के लिए, महंगाई के लिए, सारे चीजों के लिए। अभी आपको दिख जाएगा आगे। ठीक, वो तो सही बात है। जो कुछ भी होगा राजनीति में किसी से कोई ढका छुपा नहीं होता है, सब कुछ जो भी होता है एकदम साफ होता है और साफ होकर ही सबके सामने आता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उद्धव विजय कृष्णा जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए कि बीजेपी से आप इस बात को लेकर जवाब मांग रहे हैं कि अगले साल अगर शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो किस हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे? ये क्यों आप बीजेपी से इस चीज का जवाब मांग रहे हैं? विजय कृष्णा जी, जी आप ही से सवाल है, बताइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, शिवसेना आके हमारा आखिरी शिवसेना आके यही विषय वे बताया कि
अगर अगले चुनाव आए तो 288 सीट्स में कितना सीट्स शिंदे साहब को मिलेगा? क्या शिंदे जी का नेतृत्व में बीजेपी काम करने के लिए तय किया है? ये क्वेश्चन है। आपने कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप समझिए, महाराष्ट्र में आके बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है लीडरशिप। ये लीडरशिप आके माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ जो बैठे हुए डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हर निर्णय में उनका निर्णय ही चल रहा है। मैं स्वयं ही मुंबई का पर्यटन किया है, वहाँ जाकर मैं ये जानकारी लिया है कि आर्य में कार शेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की हेल्थ जरूर कतर बन सकती है, उन लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन ये हुंकार नाद से, ये देवेंद्र फडणवीस की एक नीति से जो मैं कहता हूँ ये चलना है, जो मैं कहता हूँ वो पार्टी को तोड़ना ही पड़ेगा। आज अजित पवार का इशू क्यों आ रहा है? हमारा महाविकास आघाड़ी 2.5 ईयर बहुत सक्सेसफुल चला है, आगे भी चलेगी। हमें कोई अनेकता नहीं है। अगर ये विषय हो रहे तो वो नहीं दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में असली मुद्दा आगे बढ़ती हुई गर्मी है। गर्मी आपको मालूम है महाराष्ट्र भूषण के मीटर में कितने लोग मर गए? हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। क्या एक्सीडेंट कम करने के लिए एक एडवाइजरी दिया है शिंदे साहब? कुछ काल में माने धर्मवीर आनंद दिगे साहब की धर्म विषयों से मशहूर होते हैं, लेकिन आज ताने माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब की फर्जी केसों से मशहूर हो रही है। ये अच्छा विषय है। प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए क्या हम विमर्श नहीं कर सकते हैं? मोदी जी को हमारा जल्द सक्सेसफुल हुआ है, बीजेपी कर रही है। कर्नाटक चुनाव में भी आप हारेंगी। जी बिल्कुल। विजय खेरा जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? डर गई है बीजेपी, कर्नाटक चुनाव में भी आप हारेंगे, आप संभाल नहीं पा रहे हैं सरकार, ना आप महाराष्ट्र में संभाल पा रहे हैं, ना आने वाले वक्त में कर्नाटक को संभाल पाएंगे? इनके हिसाब से हम कर्नाटक भी हारेंगे, महाराष्ट्र भी हारेंगे, अगली लोकसभा भी हारेंगे, और जहाँ चुनाव होंगे हिंदुस्तान में सब जगह हम हारेंगे। क्योंकि ये जो पार्टी है ये तो है ही बड़बोली, ऊपर से नीचे तक बड़बोलों का भीड़ बड़ी मची हुई है। कुछ न कुछ इंसान जो सोचता है वो बोलते हैं, अभी न किसी बात का बुनियाद है। अब जिन बात पे अभी बोले जा रहे हैं 15 दिन में सरकार चली जाएगी, ठिकाना चली जा रही, किस लिए चली जाएगी भाई? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह थे, आप कह रहे हैं किस बात पे कह रहे हो? और कहाँ चला गया? उल्टे आने की बातें हो रही है, जाने की बात कहाँ हुई? तो बीजेपी जा रही है, शिंदे साहब जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत में हम बैठे हुए हैं, हम लोगों को कहीं कोई खींचाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार किया है। आपके सामने ये सारी बातें जी। अब आप दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत ये है कि आपने स्वीकार नहीं किया था और आप माइनॉरिटीज में थे, विधायक उनके साथ थे, आप अपने पिताजी के कहने पर जिसने पार्टी बनाई नहीं चल रहे थे तो आपने मात खा ली। माता खाएंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोलते असली शिवसेना मानते हैं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब, उस भरोसे लड़ना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब आपको वोट देगा। दोनों गए अब आपके हाथ से। ठीक है विजय खेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।